फ्रेंड्स, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्शन एंड इलेक्शन हम हर बार ही पढ़ते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 को प्रेसिडेंट ने अभी असेंट दे दिया है। प्रेसिडेंट ने ऑब्वियसली, मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल को जब तक प्रेसिडेंट असेंट नहीं देते तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो प्रेसिडेंट ने अब असेंट दे दिया है तो वो एक्ट बन चुका है। ओके, अब व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो अब आपको पता है इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ पे हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू जो है हमको कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई हैं कि कुछ कुछ प्रोविजंस एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिसेंटली अगर बात करें तो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस हर स्टेट में लोकसभा के, सो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन टॉपिक फॉर द एग्ज़ाम। तो की प्रोविजंस क्या है एक्ट के। सबसे पहले अपॉइंटमेंट प्रोसेस की अगर बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ये दोनों अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। ऑब्वियसली दिस इज़ गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, बट ये नहीं बोला कि किसकी रिकमेंडेशन में। तो यहाँ पे एक चीज़ जोड़ी गई है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। याद रखिएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो देख लेते हैं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे एज अ चेयरपर्सन, लीडर जो होते हैं अपोजिशन, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे इन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, और फिर एक सर्च कमेटी बनेगी। सर्च कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हेड करेंगे और वो पैनल प्रिपेयर करेंगे 5 पर्सन का जो सिलेक्शन कमेटी को कंसीडर करेगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेक्शन कमेटी। तो हमने देखा इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। किसकी रिकमेंडेशन में? सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन में। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर आते हैं? प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर जो लोकसभा में है, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और उसके बाद सर्च कमेटी में भी ए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हेड करेंगे और वो 5 पर्सन को रिकमेंड करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी में आप कंसीडर करिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो पर्सन जो हमारी रैंक ऑफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे है उसी की पोस्ट इक्विवेलेंट होनी चाहिए, वो होल्ड करेंगे। और वो पर्सन जिसके पास इंटीग्रिटी हो, जिनके पास नॉलेज हो इलेक्शन कंडक्ट करने की और मैनेजमेंट करने की। अब सैलरी अगर बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी सेम एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो सैलरी है, जजेस की सैलरी है, वही सेम सैलरी इलेक्शन कमिश्नर्स की भी होगी। अब टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का टर्म ऑफ ऑफिस 6 ईयर्स होगा और 65 ईयर्स जो भी वो जल्दी अटेन कर ले। और ये दोनों जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। याद रखिएगा, सेम पोस्ट में रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, पर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं और उनका भी टर्म जो है 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करें तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो इलेक्शन कमीशन का, ऑल द बिजनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज कंडक्टेड अनएनिमसली। अगर डिफरेंस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के ओपिनियंस में तो मेजॉरिटी जहाँ पे होगी वो जीतेंगे। फिर आते रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिमूव किए जाएंगे ऑफिस से इन अ मैनर सेम ग्राउंड जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के लिए जो है रिमूव किए जाते हैं। कौन रिमूव करते हैं? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो रिमूवल प्रोसेस जो है आप देखेंगे जजेस वाले चैप्टर में जाके आप पढ़ेंगे, बट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि प्रेसिडेंट जो है रिमूव करते हैं जजेस को, ऐसे ही प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करेंगे आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में एड्रेस कैसे होगा? तो सबसे पहले एक मोशन पेश किया जाएगा, मोशन दिखाया जाएगा और लोकसभा में उसको 100 मेंबर साइन करने चाहिए, राज्यसभा में 50 मेंबर, और वो मोशन जो है स्पीकर के पास जाएगा। अगर स्पीकर के पास पावर होती या तो वो एडमिट कर सकता है या तो वो नहीं एडमिट करेगा। अगर वो एडमिट कर लिए तो एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के मेंबर होंगे चीफ जस्टिस या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक पर्सन कोई भी डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। और वो कमेटी अगर फाउंड कर ली कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटेंट है तो उस केसेस पे जो है पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से जो है मोशन पास करेगी और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेस। तो सेम ऐसे ही हमारे
हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी रिमूव होंगे। अब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिमूव होंगे अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे वो रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को देकर। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमारे एक्ट में आए हैं। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोसीजर्स सेफगार्ड्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 324 जो कि हमने पहले भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडमिनिस्टर करती है यूनियन और स्टेट के इलेक्शन को। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट याद रखिएगा, यूनियन मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को देखती है। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को, और ये एम्पावर करती है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो फिक्स कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो अपॉइंट करेंगे, तो वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो अभी जनरली अगर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब हमने देख लिया कि एक्ट में जो है अब हमको बोल दिया कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे बट सर्च कमेटी के, सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पे अपॉइंट करेंगे, सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगी। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की अगर बात करें तो अनूप वर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कमेटी के थ्रू चूज किए जाए, और कमेटी में कौन मेंबर होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टिल दिस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ एंड दिस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कम टू एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स। तो रिसेंटली डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। तो इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट में एस्पेक्ट बताए हैं। पहला है कॉमन इलेक्टोरल रोल। कॉमन इलेक्टोरल रोल अगर बात करें तो इंडिया में 2 टाइप्स के इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। पहला है जनरल इलेक्टोरल रोल्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है, और दूसरा सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स जो कि हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स प्रिपेयर करती है। ठीक है, जनरल इलेक्टोरल रोल्स जो हमारे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए बनते हैं। सेपरेट इलेक्टोरल रोल जो हमारे पंचायत वगैरह में होते हैं, ग्राम सभा के लिए बनते हैं, तो वो जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स की बात करें तो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर किया है कि वो सुपरवाइज करेगी, डायरेक्ट करेगी, कंट्रोल करेगी जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के। फिर आर्टिकल 243 के एंड 243 ए में बोला है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेगी लोकल बॉडीज़ के लिए। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दिया कि प्रिपरेशन और रिविजन जो है इलेक्टोरल रोल का पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वो गवर्न किया जाएगा अंडर द प्रोविजन पार्ट 2B सेक्शन 13D। सो दिस आर कॉमन इलेक्टोरल रोल। नेक्स्ट आते हैं फॉल्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। अब हम बात करें कि जब भी इलेक्शन के लिए आप नॉमिनेट होते हो तो आप कुछ ना कुछ आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है कि आपके स्पाउस कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप कितना कमाते हैं, आपके करप्शन चार्जेस हैं आपके ऊपर कि नहीं है, आपका क्रिमिनलाइजेशन कितना है, तो वो क्रिमिनलाइजेशन क्या है, क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है, मतलब जो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा है। तो लीगल सेफगार्ड्स की बात करें तो कैंडिडेट जो भी इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं उनको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म 26 अंडर द कोड ऑफ इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। देन सेक्शन 33A है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। वहाँ पे कैंडिडेट को बोला है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे जो भी चार्जेस उनके ऊपर कोर्ट ने लगाए हैं अगेंस्ट देम फॉर पनिशेबल ऑफेंसेस, जहाँ पे 2 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट है, और ये कोई भी कन्विक्शन है अगर इम्प्रिजनमेंट एक साल से ज़्यादा है। फिर सेक्शन 125A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वहाँ पे पेनल्टीज प्रोवाइड की जाएगी अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉल्स डिक्लेरेशन। नेक्स्ट आते हैं मिनिमम एज ऑफ वोटिंग। मिनिमम एज ऑफ वोटिंग में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 84 बोलता है कि 25 ईयर्स लोकसभा के लिए है, 30 ईयर्स हमारे राज्यसभा के लिए है। सेम आर्टिकल 173 स्टेट के लिए बताता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आपको 25 ईयर्स है एंड 30 ईयर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इसमें जो भी इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म है उनमें चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट आते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन
हम हर बार बढ़ते हैं, हर बार PT 365 में आपको मैं साइमल्टेनियस इलेक्शन बढ़ाती हूँ। तो अभी गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है अंडर द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की, जो हमारे साइमल्टेनियस इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन की फीजिबिलिटी है उसको एग्जामाइन करिए। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है? साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब होता है कि सिंक्रोनाइज करना हमारा इलेक्शन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत का, ठीक है, ऑन द सच दैट वोटर्स जो हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेम डे पे वोट करें इन चारों चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारा फॉर एग्जांपल हर स्टेट में एक ही दिन वोटिंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टेट में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए, लोकसभा के लिए और म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के लिए उसी दिन जो है वोटर्स जाके वोट कर दे। ये नहीं कि म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए अलग जाके वोट कर रहे हैं, स्टेट असेंबलीज़ के लिए दूसरे दिन जाके वोट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम डे पे आप इन चारों के लिए वोट्स कर दे, बट ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में सेम डे पे ही वोटिंग चल रही है, ठीक है। तो इट कैन बी कंडक्टेड इन अ फेज वाइज मैनर एज पर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस प्रोवाइडेड बाय वोटर्स इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की अगर बात करें तो ये नॉर्म जो है 1967 में भी था। फॉलोइंग द डिसोल्यूशन 1967 तक हमने फॉलो किया, बट बाद में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जैसे डिसोल्यूट हुई तो 1968 1969 में और लोकसभा 1970 में, तो इलेक्शंस जो है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के अलग अलग होने लगे। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है आइडिया किसने प्रपोज किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1983 में, और ये रिकमेंड किसने किया था? दिनेश गोस्वामी कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हमारे साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड है, आर्टिकल 83 हमारे ड्यूरेशन बताती है कि पार्लियामेंट के हाउसेस का ड्यूरेशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के लिए 5 साल होता है और राज्यसभा के लिए 6 ईयर्स होते हैं। आर्टिकल 85 सेशन बताती है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट का सेशंस कितने हैं, 3 सेशंस है, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशंस वगैरह। फिर आर्टिकल 172 ड्यूरेशन बताती है स्टेट लेजिस्लेचर का, ऑब्वियसली 5 साल। 174 सेशन स्टेट लेजिस्लेचर का बताती है प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, और 356 बोलती है 356 इज़ रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल। और अगर स्टेट जो है फेल हो गया हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शंस को नहीं फॉलो कर रहा है, यूनियन के डायरेक्शन को नहीं फॉलो कर रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस जो है आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइमल्टेनियस इलेक्शन। नेक्स्ट आते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो वाई इट इज़ इन द न्यूज़? तो एनालिसिस ऑफ सिटिंग MPs फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट रिलीज़ की, और इसको किसने रिलीज़ की है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच ने रिलीज़ की है अभी ये रिपोर्ट। अब ADR जो है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो एस्टेब्लिश हुई थी 1999 में। बहुत सारे प्रोफेसर्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है अहमदाबाद का, उन्होंने मिलके इसको एस्टेब्लिश किया था। अब अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि केरला में हाईएस्ट नंबर ऑफ MPs हैं जो कि क्रिमिनल केसेस से डील कर रहे हैं, फॉलोड बाय बिहार एंड महाराष्ट्र। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब होता है कि क्रिमिनल्स हमारे पॉलिटिक्स के अंदर आ गए। फॉर एग्जांपल कोई MP है तो उसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, बट वो पॉलिटिक्स में अंदर जाके लॉ बना रहे हैं। लॉ ब्रेकर्स जो है वो खुद लॉ मेकर्स बन गए हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। जब पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे क्रिमिनल्स आके बैठ जाए और लॉ बनाने लगे तो उनको हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। ओके अब व्हाट आर द वेरियस कमीशंस फॉर्म? तो NN वोहरा कमेटी फॉर्म हुई थी रिपोर्ट 1993 में। उन्होंने बोला था कि क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस जो हैं उनके बीच में जो नेक्सस होता है वो क्लियरली बाहर आना चाहिए इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अदर कमीशंस की बात करें तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001, फिर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में बनी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कमीशंस। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द लीगल सेफगार्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्विक्टेड कैंडिडेट। तो सेक्शन 8 क्लॉज 3 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 1951 का। उन्होंने बोला है कि लॉ मेकर्स अगर 2 साल से ज़्यादा के लिए इम्प्रिजेंट है तो उनको 6 ईयर्स तक जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि वो इलेक्शंस ना लड़ें। नेक्स्ट सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का बताता है कि जो भी कन्विक्टेड MP, MLAs, MLCs हैं तो वो अपनी पोस्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उनको 3 मंथ्स के अंदर ही अपना कन्विक्शन सेंटेंस जो है वो अपील करना पड़ेगा किसी भी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पर्सन है, MP है, MLAs हैं, उनके अगर कन्विक्टेड पर्सनस हैं तो वो जो है
उनको ये पावर दी जाए कि 3 मंथ के अंदर अपील करें। ओके, नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इलेक्टर्स जो हैं, इलेक्टर्स के पास फंडामेंटल राइट है कि वो इन्फॉर्म करें द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, नेक्स्ट PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है, और उन्होंने सेक्शन 33B जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, क्योंकि ये एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दिस सेक्शन अलाउड कैंडिडेट्स टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ओनली अंडर द एक्ट। ठीक है, सो सिर्फ एक्ट के अंदर ही आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, तो ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। फिर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पब्लिश करें, पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पब्लिश करें ऑन द वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स एंड द न्यूज़पेपर। फिर राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा 2020, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट करे सुप्रीम कोर्ट को अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कॉम्प्लाइंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सॉरी। ओके, नेक्स्ट कम टू इलेक्टोरल फंडिंग। तो इलेक्टोरल बॉन्ड हमने पढ़ा था पिछली बार जब PT 365 आई थी। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप डेटा सबमिट करिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिसीव किया है टिल September 30, 2023। इन 2019 अगर बात करें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पिटीशन फाइल की अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप डेटा सबमिट करिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिवील किया कि ओनली 25 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ही बस बैंक अकाउंट ओपन किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव करने के लिए, अदर पार्टीज़ ने नहीं किया है। अब व्हाट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंटरेस्ट फी बियरर बॉन्ड है, मनी इंस्ट्रूमेंट है, जो कि परचेस करेगी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल परचेस कर सकता है फ्रॉम द अथराइज बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करके वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये यूनियन बजट 2017-18 में लाया गया था। ये सोल्ड होता है मल्टीपल्स में 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, और ये KYC कंप्लेंट अकाउंट के थ्रू परचेस किया जा सकता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप डोनेट कर सकते हो। यहाँ पे ये कैप नहीं है कि कितने भी नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतने ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हो, कितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हो, बट ये 10 डेज़ के परचेस के लिए ही आप अवेलेबल होंगे। तो 10 दिन के अंदर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इन 10 दिन इन 4 महीनों के 10 दिन में ही आप परचेस कर सकते हो। जितने भी ट्रांजैक्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड के वो चेक्स के थ्रू होंगे या डिजिटली होंगे, और आइडेंटिटी जो है डोनर्स की वो कहीं भी नहीं दिखाई जाएगी, वो कॉन्फिडेंशियल होगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड। नेक्स्ट कम टू अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो नेशनल पार्टी स्टेटस की अगर बात करें तो अभी इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी नेशनल पार्टी रिकग्नाइज्ड होती हैं, स्टेट पार्टी रिकग्नाइज्ड होती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 6 नेशनल पार्टी को रिकग्नाइज़ किया है। 6 नेशनल पार्टी कौन कौन सी हैं? BJP, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। ओके, अब हाउ इज पार्टीज नेशनल स्टेटस गिवन? तो नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे दिया जाता है? तो वोट्स के अकॉर्डिंग अगर डिसाइड किया जाए लोकसभा में, तो एटलीस्ट 6% वोट्स पोल्ड होने चाहिए इन 4 और 4 से ज़्यादा स्टेट में इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, और एटलीस्ट 4 मेंबर्स लोकसभा में होने चाहिए। सीट्स की अगर बात करें तो एटलीस्ट 2% सीट्स जो हैं लोकसभा में 2% होनी चाहिए ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा, एंड हैव कैंडिडेट नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। और एटलीस्ट स्टेट पार्टी की बात करें तो स्टेट पार्टी 4 स्टेट में तो होनी ही चाहिए। अब बेनिफिट्स क्या होगा नेशनल पार्टी का? तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ सिम्बल्स, एक्सक्लूसिवली सिम्बल्स अलॉट किए जाएंगे, रिजर्व सिम्बल्स थ्रू आउट द इंडिया। कोई भी 1% जो है वो कैंडिडेट का नेम प्रपोज कर सकता है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन में ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी पूरे टाइम के लिए, इलेक्शंस के लिए, और उसमें 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। तो रिकग्नाइज जो हमारी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं नेशनल पार्टी, उनमें जो है 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं, और बाकी में 20 स्टार कैंपेनर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ स्टार कैंपेनर्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एडवाइजरी इशू किया कि जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ना फॉलो करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक जनरल इलेक्शन रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं इलेक्शन टाइम पे। अब स्टार कैंपेनर्स की बात करें तो स्टार कैंपेनर्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेट करती हैं कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ईच सेट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नॉमिनेट करती है फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। कोई भी लॉ नहीं बना है कि कितने होने, मतलब कोई भी लॉ नहीं बना है कि कौन स्टार कैंपेनर होगा, कोई भी स्टार कैंपेनर हो सकता है। अब लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, नॉमिनेट करने के बाद विद इन अ वीक फ्रॉम द इलेक्शन नॉमिनेशन डेट। रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के 40 होंगे और अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के 20 होंगे। पोल एक्सपेंडिचर की बात करें तो उनका ट्रेवल एयर के थ्रू और किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम को प्रोपोगेट करने के लिए वो एक्सपेंडिचर जो है कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में नहीं काउंट होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रीबीज। फ्रीबीज का सिंपल मतलब होता है जो इलेक्शन टाइम पे हम बहुत सारे चीज़ें बांटते हैं ना, कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको प्रेशर कुकर दूंगा, या फिर मैं आपको अल्कोहल्स बांटते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारे फ्रीबीज़ देते रहते हैं। फ्रीबीज़ मतलब सिंपल यही है कि जो भी आप बेनिफिट, जो भी आप चीज़ें हैं, वोट्स मांगने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हो कि वोट्स हमको मिल जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीबीज़। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने इशू किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि जितने भी फ्रीबीज़ हैं उनको लिमिट किया जाए और एंड लिक्विड टू अट्रैक्ट वोटर्स। अब फ्रीबीज़ जो है, फ्रीबीज़ जनरली है ऑफरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरेशनल ऑफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एज अ पार्ट ऑफ electoral promises such as pressure cookers, washing machine, television etc. free of charge। अब जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसका एम यही है कि जितना भी कैश है, इलिसिट लिक्कर है, ड्रग्स है, नारकोटिक्स है, फ्रीबीज है, स्मगल्ड गुड्स है, उन सबको प्रिवेंट किया जाए ड्यूरिंग द असेंबली एंड जनरल इलेक्शन। तो की हाईलाइट्स अगर बात करें तो जीएसटी एंड कस्टम ऑफिशियल्स को लाया गया है कि वो मॉनिटर करे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूपन बेस्ड और फ्री फ्यूल और कैश। फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड स्टैटिक सर्विलेंस टीम बनाई गई है जो व्हीकल चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे वेयर हाउसेस को कि वहाँ पे तो कुछ नहीं पाया गया है। मूवमेंट जो है आइटम्स लाइक साड़ीज, पार्टी फ्लैग्स एटसेट्रा एसोसिएटेड विद कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट एनी ईबे विल कैन बी कॉन्फिस्केटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीबीज। नेक्स्ट आते हैं पोल एक्सपेंडिचर पे। तो पोल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो डिक्लेयरिंग कैंडिडेट फॉर असेंबली इलेक्शन वीक्स बिफोर पोल अनाउंसमेंट। कैंडिडेट्स डिक्लेयर करना असेंबली इलेक्शन वीक के पहले, मतलब पोल्स अनाउंसमेंट के पहले, कि उन्होंने एक्सपोज किया है गैप्स इन इलेक्शन कमीशन पोल एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग रूल्स। तो रूल्स स्टिपुलेट करते हैं कि जो अकाउंटिंग है कैंडिडेट्स की, स्पेंडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन नॉट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल्स। ठीक है, तो जितनी भी स्पेंडिंग है जब भी नॉमिनेशन फाइल किया गया है तब से देखा जाए, ना कि पोल अनाउंसमेंट के पहले। According to Section 77 Clause 1 of Representation of People Act 1951, कैंडिडेट को बोला गया है कि वो अपना अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है नॉमिनेशन के बाद ही हमको बता दे और रिजल्ट तक जो है रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पोल अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद बता रहे हैं। स्पेंडिंग अगर मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस की तरह ली जाएगी अंडर सेक्शन 123 Clause 6 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट आते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि इलेक्टोरल लिटरेसी जो है क्लासरूम्स तक पहुंचाया जाए। अब इलेक्टोरल लिटरेसी की अगर बात करें तो 6 to 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके लिए इलेक्शन के प्रोसेस के जितने भी चीज़ें हैं वो सब बताई जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके बाद 18 साल के बाद इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन मतलब वोटर्स बनते हैं, तो इसलिए उनको जो है ये सब बताना ज़रूरी है इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। अब इनिशिएटिव्स जो हमारे इलेक्टोरल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए लिए गए हैं, पहला है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन विच इज़ स्वीप ऐप। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वोटर का जो एजुकेशन है और वोटर की अवेयरनेस है उसको स्प्रेड किया जाए। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाए गए हैं, ये सेटअप किया गया है इंस्टीट्यूट कैंपसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द स्वीप कैंपेन। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टूडेंट्स जो है इंगेज करेंगे एक्टिविटीज़, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू और इलेक्टोरल राइट्स को सेंसिटाइज करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्टोरल लिटरेसी। अब इलेक्टोरल लिटरेसी में आते हैं इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट प्रिंसिपल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इशूज़ दैट नेशन इज़ फेसिंग, वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी और इक्वल राइट्स फॉर वीमेन एंड मेन अमंग अदर्स।
नेक्स्ट है एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट एनकोर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है कि जो कैंडिडेट हैं उनके इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए थ्रू एनकोर ऐप। ये एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। जो भी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो वोट्स जितने भी पोल हो रहे हैं, राउंड वाइज डेटा जो है, इन सब को डिजिटलाइज करे एंड टेक आउट वेरियस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ऑफ काउंटिंग। अनदर एप्लीकेशंस कॉल्ड एनकोर सिक्योरिटी एप्लीकेशन, ये जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स को अलाउ करेंगे कि जो भी नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं कैंडिडेट्स के द्वारा उनको ऑनलाइन स्क्रूटनाइज करें थ्रू द एनकोर नोडल ऐप। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लाइक फायर, एजुकेशन, पुलिस, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि जो भी रैलीज़ हैं, रोड शोज़ हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आप होल्ड करें। फिर आते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी डिफेंड किया है कि ईवीएम वीवीपैट सिस्टम जो ईवीएम वीवीपैट सिस्टम को डिफेंड किया है और किया है कि जो भी न्यू पिटीशन 100% डेटा क्रॉस वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें गलत है। तो रूल 56D एंड रूल 49 MA ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 ये जो है प्रोवाइड करते हैं कि हमारे जो ईवीएम वीवीपैट मशीन्स हैं उनके लिए रिड्रेसल होना चाहिए। अब वीवीपैट क्या है, वोटर्स को अलाउ करते हैं कि आप जो है प्रिंटेड स्लिप जो है वो 7 सेकंड के लिए देख सकते हैं, शोइंग द सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ चूजन कैंडिडेट। तो जैसे हम ईवीएम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर द वोट्स, वैसे ही वीवीपैट भी है, पर वीवीपैट में आप स्लिप देख सकते हैं 7 सेकंड के लिए, शोइंग द सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ चूजन कैंडिडेट। तो याद रखिएगा क्या क्या देख सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ द चूजन कैंडिडेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।